2024 में हमसे यूपीएससी ने क्या पूछा, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के बारे में पूछा कि इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो ऑफ आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो। इसको लेके ना अभी थोड़ा संशय है, क्योंकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर है, वो लोग कर सकती हैं रजिस्टर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो में, है ना। बाकी तो है, जैसे ये पूछा था यूपीएससी ने, और ये यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है ना, कि इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई एक तरफ 2023 में पूछ रहा है यूपीएससी हमसे कि भारत की सरकार की बॉन्ड यील्ड को, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को इनमें से क्या क्या प्रभावित करता है, जिसमें आपका यूएसए का फेडरल रिजर्व था, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन एंड आरबीआई का, ये ना पीछे जो था शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन था और आरबीआई का हस्तक्षेप था, और हम, है ना, हाँ, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन था एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट था एंड आरबीआई के एक्शन थे, ये सब था। और अब जिस व्यक्ति ने उसको सही तरीके से एनालाइज कर लिया होता तो वो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे देता। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि देखो अब एक बात जो हम पेपर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि अमेरिकन, ये किसी भी देश के फेडरल रिजर्व के एक्शन से, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के एक्शन से, उस देश में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, सबसे पहले वो ही भागेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम, और वो ना, जैसे अगर एक हमारे इकोनॉमी में ही होते हैं मोस्ट लिक्विड एसिड, जैसे हमने एसएलआर में पढ़े कि वो एसिड जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, कि वो जैसे मतलब जो आसानी से वक्त आने पर लिक्विडिटी में तब्दील हो सकते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं बेसल थ्री नॉर्म्स में, है ना, जो सबसे आसानी से लिक्विड हो सकें, जो इनका जो एसेट होते हैं ना, वो मोस्ट लिक्विड होते हैं, बेचते हैं निकल जाते हैं। और यही जो एक तरफ एफडीआई होती है, भाई एफडीआई को टाइम लगता है, अगर एफडीआई को भारत से भागना है, अगर चाइना से, अब अमेरिका बोले कि भाई सारी कंपनी आप भारत से तो चाइना से निकल जाओ, जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे वो सब तो निकल गए। जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है और ये सब क्रैश हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा निकल रहा है, या पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे डर के मारे, अब उस देश के डोमेस्टिक लोग भी। अब जिन लोगों की एफडीआई थी, जैसे टेस्ला हो गया या और भी कंपनीज हो गई जो वहाँ कुछ बनाती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है निकलना, क्योंकि भाई पहले आप ज़मीन बेचोगे, या जो आपके एसेट हैं, आप मशीनरी है, आप दूसरी जगह वो शिफ्ट करोगे, ऐसे टाइम लगता है। अब एक पूछा था कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, ये भी है ना। इसका संशय है सी एंड डी को लेके, बाकी जो संशय क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक पूछा था विच ऑफ द फॉलो, ये 2010 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय सम कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को क्रेडिट देते हैं, कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका आंसर सही में यही है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट मैकेनिज्म, ठीक है, पर बाद में देखेंगे इसे भी। देन एफडीआई और एफपीआई के ऊपर इन्होंने हमसे कब पूछा? 2011 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको इसका ऑप्शन बी है कि फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो केवल कैपिटल जर्नली वो करते हैं, जर्नली इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो एफडीआई वाले होते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। जो बंदा जर्नली कर रहा है वो जर्नली इन्वेस्ट कर रहा है, वो जर्नली निकाल लेगा, और जो बेचारा सेक्टर वाइज देख के कर रहा है उसे टाइम लगेगा। देन ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, यही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इशू करते हैं, है ना। देन हम देखने वाले हैं आरबीआई का वाला, जर्नली एनबीएफसी डज नॉट हैव एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो। बोल रखा है, मैंने पहले बोला था कि एनबीएफसी को वैसे राइट नहीं होता लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो में पार्ट लेने का, पर अगर वो प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर है तो वो पार्ट ले सकती हैं, है ना। तो बाकी आंसर यूपीएससी की आंसर सीट पर डिपेंड करेगा। ये हमें पता ही था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रख सकते हैं, परंतु उसे आरबीआई और सेबी के कुछ रूल मानने पड़ेंगे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एनएसई एंड बीएसई डू ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट।
डेट। अब ये आ सकता है डेट डेट सेगमेंट एंड डेट मार्केट प्लेटफॉर्म, ये आ सकता है। ठीक है, फिर अब हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशो के बारे में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया में 1999 में करी गई थी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। नरसिम्हन कमेटी बनी थी 1998 में, क्योंकि गई थी टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच, है ना, और मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू रिवर्स रेपो एंड रिवर्स रेपो। ठीक है, अब इसमें रिवर्स रेपो और रेपो का यूज़ किया जाता है वही, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। इसमें कौन कौन कर सकता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक एंड लोकल एरिया बैंक। ये नहीं करेंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेंगे, रीजनल रूरल बैंक नहीं करेंगे, लोकल एरिया बैंक नहीं करेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करेंगे, पर उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बना रखा होगा आरबीआई ने, वो देखेंगे। और तुम्हारा शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव करेंगे। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर करेंगे। ये प्राइमरी डीलर भाई सुनने में लगता है प्राइमरी डीलर, पर ये बहुत बड़े लोग होते हैं, है ना। इनके एक के पीछे बैंक बैठा हुआ है, पूरा का पूरा बैंक बैठा हुआ है ना। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज कंडक्टेड बाय आरबीआई इक्विटी प्लेटफॉर्म पे होता है, यूटिलाइजिंग डेली एंड टर्म ऑक्शन मैनेज लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये टिपिकली ओवरनाइट होता है, बस कभी कभार ये वेरिएबल रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के थ्रू मैच्योरिटी पीरियड इनका 14 दिन का भी हो सकता है, और कभी कभार 14 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है ना। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और स्टेट डेवलपमेंट लोन ये करे जाएंगे, है ना। और इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को भी आरबीआई वो इशू करता है। देन इसके तीन वो बन रखे हैं, कॉरिडोर बन रखा है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कॉरिडोर है, जिसमें अपर बाउंड में है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें आप कुछ ओवरनाइट के लिए पैसा लेता है बैंक, और कुछ पैसा यूज़ कर सकते हो, कुछ सिक्योरिटीज यूज़ कर सकते हो एसएलआर वाली, है ना। और बैंक आरबीआई इस पे सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, रेपो रेट। देन उसके बाद आ गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इस पे आरबीआई कुछ भी डिपॉजिट नहीं करता, और ये 2022 में आया है एक्सेस लिक्विडिटी को सोखने के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वेज एंड मीन एडवांस वाला। वेज एंड मीन एडवांस, इसका मतलब है टेम्परेरी लिक्विडिटी सपोर्ट टू ब्रिज शॉर्ट टर्म कैश मिसमैच फॉर गवर्नमेंट। ये वही जैसे कैश मैनेजमेंट बिल थे उसी टाइप का सिस्टम है, ये टेम्परेरी लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए होता है। शॉर्ट टर्म कैश मिसमैच, अगर शॉर्ट टर्म कैश मिसमैच हो गया उसको सही करने के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ कंडीशन है। और नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसमें कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कोलेटरल देगी यार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस वो स्टेट के लिए होता है, इसमें आपको कोलेटरल देना पड़ता है, वो भी केंद्र सरकार की सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि ये 500 गज की जमीन तुम्हारी है, ये आपने ही लोन दे दी, अपने ही बॉन्ड दे दिए, रख लो मौज ले लो, ना भाई ना, है ना। टिपिकली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ड्यूरेशन अप टू 90 डेज के लिए होते हैं। अगर पैसा नहीं दिया इस पीरियड में तो उसे ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, है ना। पैसा नहीं दिया इस पीरियड में तो ओवरड्राफ्ट माना जाएगा, और उसके ऊपर 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा, 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा रेपो से। और इंटरेस्ट रेट अलग मतलब कभी ये होता है कि ना उसके लिए सेंटर के लिए वेज एंड एडवांस, रेगुलर वेज एंड एडवांस और नॉर्मल वेज एंड एडवांस में तुम्हारा रेपो के आसपास होता है, परंतु स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपए ले सकती है ना, इसके थ्रू। एंड तुम्हारा आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग बताता है भाई, यूपी सरकार अलग लेगी, वो तुम्हारा दिल्ली सरकार अलग लेगी, हरियाणा अलग लेगी, बिहार अलग लेगी, सबके लिए अलग अलग सिस्टम है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पहले ही पढ़ चुके हैं, अप्रैल 2022 में आई है। क्यों आई है? सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए विदाउट एनी कोलेटरल, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। और मैं आपको बताऊं, ये ना जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो कॉरिडोर है उसमें सबसे एंड में आते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन अवेल कर सकता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट आरआरबी
और लोकल एरिया बैंक नहीं, है ना। और शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये करेंगे, ठीक है। शेड्यूल प्राइमरी डीलर और शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वही जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में है वो इसमें है ना। और ये रेपो रेट से 25 पर, ये तुम्हारा रेपो रेट से ना 25 पॉइंट नीचे होती है ना। अब यार बैंक, अब आरबीआई ऐसे थोड़ी कि हम ज़्यादा पे दो, हम तुम हमसे ज़्यादा ब्याज ले लोगे, नहीं नहीं। ओवरनाइट के लिए होती है, कोलेट्रल नहीं होता। आप डायरेक्ट प्लेसमेंट कर सकते हो आरबीआई में ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। मेन काम होता है इसका कोलेट्रल फ्री, मतलब कोलेट्रल फ्री एब्जॉर्बिंग के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती है और ख़रीदती है, और ये प्री अनाउंस ऑक्शन होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की भी करती है, राज्य गवर्नमेंट की भी करती है। इसमें टीवी जाएंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन जाएंगे एंड तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जाएंगे, है ना। और इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो आउटराइट ओपन मार्केट होता है, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ना खरीद लेती है, उन्हें पैसा देना पड़ेगा, खरीद लेती है, पैसा देना पड़ेगा। एंड ऑपरेशन ट्विस्ट इसमें क्या होता है, नहीं, और एक होता है आउटराइट परचेज और एक होता है आउटराइट सेल में तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बेचती है, पैसा लेती है, और परचेज में पैसा देती है। एक होता है ऑपरेशन ट्विस्ट, स्टिमुलसली परचेज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, एंड इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदती है और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेचती है। अब इसमें कौन कौन सी खरीदी बेची जा सकती है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है, प्राइमरी डीलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नया वर्ड है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, आरबीआई रजिस्टर्ड गिल्ट अकाउंट, ये भी कर सकते हैं, गिल्ट अकाउंट भी कर सकते हैं। ये नया वर्ड है। ये तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना भाई, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार चाहती है कि अलग अलग बंदों से पैसा उठाया जाए, ठीक है। कोई कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड और महंगाई को कंट्रोल करना। रिटेल डायरेक्ट जीसेट यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है ना, कि इसमें डीमार्ट के थ्रू वो करते हैं। 2021 में है, 2021 में शुरू की गई थी। किस लिए शुरू की गई थी, रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विदाउट एनी इंटरमीडिएटरीज। अब इसके लिए नॉन रेसिडेंट भी कर सकते हैं और रेसिडेंट भी कर सकते हैं, वो तो हम पीछे पड़ चुके हैं। पर जो नॉन रेसिडेंट होंगे वो फेमा के तहत करेंगे। मैकेनिज्म ये है कि आपको एक रिटेल गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा आरबीआई के पास, है ना। और वो इन्वेस्टर के सेविंग अकाउंट से कनेक्ट होगा। इसमें ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाती हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचे जाते हैं, है ना। स्टेट डेवलपमेंट लोन बेचे जाते हैं। प्राइमरी ऑप्शन होगी नॉन प्राइमरी ऑप्शन होगा थ्रू नॉन कोऑपरेटिव बिडिंग, सेकेंडरी ऑन मार्केट ऑफ आरबीआई एनडीएस एंड ओएम प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये नहीं पता भाई, बाद में देखेंगे। एंड कोई चार्ज नहीं, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, काम होगा ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। फाइनेंशियल लिटरेसी बस वही है, सिंपल सी बात है। ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, टीएसए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट आरबीआई खोल रहा है। सरकार की जितनी भी प्राप्तियाँ होंगी ना वो उसी में ही आएंगी, है ना। मैनेज ऑल गवर्नमेंट रिसिप्ट पेमेंट आर कंसोलिडेटेड इन सिंगल अकाउंट विद आरबीआई, ठीक है। यूनिफाइड सिंगल अकाउंट खोल रहा है। इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, अवॉइड डबल बैलेंस, रिड्यूसिंग बोरोइंग कॉस्ट, है ना। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट इनिशिएटिव इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड इन सच फेसेस, पहली बार 2019 में लागू किया गया था ये आईसीएमआर के थ्रू, पहली बार 2019 में। फिजिकल डिसिप्लिन को अच्छा करेगा, रियल टाइम कैश मॉनिटरिंग करेगा, रिड्यूस बैंकिंग फ्लोट को कम करेगा। अब एक पूछा था लीगल एक्सपोजर फ्रेमवर्क। अब बैंक ने बोला था कि भैया ऐसा ना हो कि आप एक ही बंदे को, आरबीआई ने बोला भैया ऐसा ना हो एक ही बंदे को लोन बांटे जा रहे हो और वो आपका वो कर ले और वो आपकी बधिया बिठा दे। जैसे इंडिविजुअल, जैसे आपने अपने 25% से सिंगल पार्टी को आपने 20% प्लस 5% लोन दे रखे हैं। काउंटर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल को आपने 25% लोन आपने उन्हीं लोगों को दे रखे हैं, है ना। आरबीआई फ्रेमवर्क टू कैप गवर्नमेंट एक्सपोजर टू सिंगल काउंटर पार्टी, वही ऊपर पढ़ चुके हैं हम। ये केवल किसके लिए है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है, ये ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर G20 का प्रोग्राम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसे लागू करेगा, ठीक है। 20 डिजिट का हर बंदे को नंबर दिया जाएगा,
है ना, बी कि भाई इसके थ्रू आप पेमेंट करोगे, हर साल तुम्हारा हर साल रिन्यू होगा, है ना। और बैंक जो जो उस नंबर को नहीं लेगा उस पर बेहतरीन वाला फाइन करेगा। 50 करोड़ से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन होगी वो उसको लागू किया जाएगा। और भारत और इसके लिए बनेगी ग्लोबल लीगल आइडेंटिटी ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन बनेगी इसके लिए, है ना। कौन सी संस्था है इसके लिए, भारत में कौन काम कर रही है, एक संस्था है ऑल अभी देखते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजिशन है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉरपोरेशन एंड अंडरटेकिंग होगा, पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री आउट होगा। इसके लिए एक संस्था बनाई गई है यार, ये रहा फाइनेंशियल G20 इन इंडिया, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसे देखेगा। और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, मैंडेटरी और सिंगल, ठीक है यही है बस। थैंक यू। अबे हो जा भाई।